अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। कोई खटका, कोई आहट जरूर हुई थी। मेरी आंख बिला सबब नहीं खुली थी। दरवाजे के पास खफीफ सा खटका हुआ तो मैं यूं उछला जैसे मेरा पैर जलते हुए अंगारे पर पड़ गया हो। दिसंबर की शदीद सर्दी के बावजूद मेरा चेहरा पसीने से तर था। दिल गोया हलक में धड़कने लगा। मैं इस तरह भी कैफियत में खड़ा हो गया। मेरे उठने से पराल में सरसराहट सी हुई तो मैं अपनी जगह पर साकित हो गया। मैं बुज़दिल हरगिज नहीं हूँ। मुतादिद मौक़ों पर मैंने मौत की आंखों में आंखें डाली हैं। मैं मौत से खौफजदा भी नहीं हूँ, मगर ऐसी मौत का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान कुत्तों की तरह मारा जाए। मैं उस वक्त कुत्तों में ही तो घिरा हुआ था, और कुत्ते भी निहायत घटिया नस्ल के। अब मेरी आंखें अंधेरे में भी देखने के काबिल हो गई थीं। दरवाजे में फिर खफीफ सा खटका हुआ और दरवाज़ा बहुत आहिस्तगी से बेआवाज़ खुलने लगा। मैं पंजों के बल दौड़कर खुलने वाले पट की ओट में हो गया और अपनी सांस तक रोक ली। फिर कोई बहुत आहिस्तगी से अंदर आ गया। मुझे आने वाले का हयूला दिखाई दे रहा था। वो लंबा तड़ंगा शख्स था। वो यूं ही जरा आगे बढ़ा, मैंने झपट कर उसकी बैल किसी गर्दन दाएं बाजू के शिकंजे में जकड़ ली। बाएं हाथ से मैंने उसका मुंह दबा दिया था कि वो कोई आवाज न निकालने पाए। वो बुरी तरह मचला। अपनी गर्दन मेरे शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। मैंने सरगोशी में उसे कहा, जोर लगाओगे तो अपनी गर्दन तोड़वा बैठोगे। कौन हो तुम? उसने हलक से आवाज निकालने की कोशिश की, मगर अल्फाज अंदर ही घुट कर रह गए। मुंह पर तो मेरा हाथ जमा हुआ था। मैंने सफाक लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूं, मगर शोर मचाने की कोशिश मत करना। मैं तो अपनी जान से जाऊंगा ही, मगर उससे पहले ये बैल किसी गर्दन तोड़ दूंगा। बोलो, हटाऊं हाथ? जवाब में उसने कद्दू का सा सर हिला दिया। मैंने उसके मुंह से हाथ हटाया, मगर उसकी गर्दन आजाद न की। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। फिर सरगोशी में बोला, मैं अच्छे मियाँ का भाई हूँ, इकबाल। मैंने उसकी गर्दन छोड़ते हुए पूछा, अच्छे मियाँ खुद कहाँ हैं? उसने गर्दन सहलाते हुए कहा, वो किसी काम से इलाहाबाद गए हैं। जाते हुए आपके बारे में बताया था उन्होंने। कह रहे थे कि मुमकिन है मुझे 4-5 दिन लग जाएं। फिर वो चौंक कर बोला, आपने खाना खाया? मैंने कहा, खाना कैसे खाता? अच्छे मियाँ का इंतजार करते करते अभी तो आंख लगी थी। वो बोला, अच्छे भाई बहुत जल्दी में थे, वरना आपको जरूर बता कर जाते। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। मैंने कहा, माफ करना भाई, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, मगर तुम्हें यूं चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी? वो बोला, शाम को हमारा खालाजाद भाई जहां पहुंचा है उससे खतरा है, क्योंकि वो पुलिस में है और मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। वो मेरे साथ ही पराल पर बैठ गया था। फिर बोला, मैं अब चलता हूँ, कहीं उस हरामजादे को शक न हो जाए। आप सो मत जाइएगा, मैं मौका मिलते ही खाना लेकर आऊंगा। ये कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया। मैं उससे कहना चाहता था कि अगर कोई खतरे की बात है तो खाना रहने दो, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। भूखे नहीं सोते बेटा, नाना जी ने प्यार भरे लहजे में कहा। मैंने रो देने वाले अंदाज में कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा नाना जी। नाना जी ने ठंडा सांस लेकर कहा, दिल न चाहे बेटा, मगर जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे जिंदा भी नहीं रहना, मैं बाबा के पास जाऊंगा। बाबा याद आए तो मैं बुरी तरह सिसकने लगा। अम्मा ने बिलखते हुए मुझे सीने से लगा लिया। कामी बेटा, तुम मुझे भी छोड़ गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? ठीक है, तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अम्मा रोती थी तो मैं अपना दुख भूल जाता था। मुझसे उनके आंसू नहीं देखे जाते थे। मेरा दिल चाहता था कि वो हमेशा हंसती रहें। बाबा के इंतकाल को 10वां दिन था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी बाबा को दफना कर लौटा हूँ। डूबते सूरज की जर्द रोशनी में बाबा की ताजा कब्र पर जलती हुई अगरबत्ती का बल खाता धुआं, सरों पर टोपियां ओढ़े लोगों के जबरदस्ती बनाए हुए सोगवार चेहरे, कब्र की मिट्टी पर पानी की बौछार से उठने वाली सौंधी मिट्टी और गुलाब की मिलीजुली महकार, गारे में लिथड़े हुए गोरकन के हाथ और बेहिस चेहरा, मस्जिद से लिया हुआ खाली गहवारा, कलमा तैयबा से कड़ी हुई स्याह रेशमी चादर और कब्र पर फातिहा देने के बाद मौलवी साहब की कारोबारी अफसुर्दगी। ये सब मनाजिर मेरे जहन पर नक्श होकर रह गए थे। जहन में इतनी टूट फूट हो तो खाना खाने को कब जी चाहता है, मगर मैं अम्मा को भी तो रोते नहीं देख सकता था। वो घुटनों में मुंह दिए मुसलसल रो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा दिल मुट्ठी में लेकर भींच रहा हो। एक बार फिर मेरे आंसू बहने लगे और मैं अम्मा से लिपट गया। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ कर दें अम्मा, मैं आपका कहा मानूंगा, मगर आप मुझसे एक वादा करें। अम्मा ने रोते रोते सर उठाया और चौंक कर मुझे देखने लगी। बोली, हाँ। मैंने कहा, हाँ अम्मा, वादा करें कि आइंदा आप कभी नहीं रोएंगी, बस आप हंसती रहा करें, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। अम्मा रोते रोते हंसने लगी, मगर उनकी वो जख्मी सी मुस्कुराहट आज भी मुझे याद है।
उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और मेरा हाथ पकड़कर चौकी पर ले गईं, जहां खाना चुना हुआ था। मैंने उगल निगल कर किसी न किसी तरह चंद लुक़मे खाए और हाथ खींच लिया। शायद हम तीनों ही एक दूसरे की वजह से खा रहे थे। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बहुत आहिस्तगी से दस्तक हुई तो मैंने दरवाजे से कान लगा दिए। आवाज आई, दरवाजा खोलिए, मैं हूं इकबाल। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा खोल दिया। इकबाल एक पोटली में खाना बांध कर लाया था। खाने की पोटली रखकर उसने जेब से माचिस निकाल कर मोमबत्ती जलाना चाही तो मैंने जल्दी से फूंक मार कर तीली बुझा दी और सख्त लहजे में कहा, अहमकाना हरकतें मत करो। बाहर से किसी ने रोशनी देख ली तो मेरे साथ तुम भी अजाब में मुब्तला हो जाओगे। मेरा लहजा इतना सख्त था कि इकबाल शायद सहम कर रह गया। चंद लम्हे तक उसके मुंह से कोई लफ्ज भी न निकल सका। फिर वो सहमे हुए लहजे में बोला, मगर आप अंधेरे में खाना कैसे खाएंगे? मुझे एहसास हुआ कि मेरा लहजा कुछ ज्यादा ही सख्त था। उस बेचारे को यूं नहीं झिड़कना चाहिए था। इस वक्त तो वैसे भी मैं इन्हीं लोगों के रहमो करम पर था। मैंने थोड़े नर्म लहजे में कहा, मजबूरन मुझे अंधेरे में ही खाना पड़ेगा। कमरे से बाहर रोशनी की एक जरा सी रमक भी चली गई तो मैं तो खैर मारा ही जाऊंगा। तुम्हारा पूरा घर ज़ेरे ताब आ जाएगा। मुझे अपने दुरुस्त लहजे पर अफसोस है। इकबाल ने कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सिकंदर भाई। मैंने इन लोगों को अपना नाम सिकंदर ही बताया था। फिर वो हंसकर बोला, आप इतनी फारसी क्यों बोलते हैं? अभी एक जुमले में आपने 10 जगह फारसी बोली है। मैंने खाने की पोटली खोलते हुए कहा, मैंने फारसी बोली है? बताओ जरा क्या फारसी बोली है? वो हंसकर बोला, बताऊं? अहमकाना, रोशनी, अजाब, रमक, ज़ेर-ए-ताब, दुरुस्त, मजबूरन। मैंने हंसकर कहा, अरे अरे, तुमने तो वाकई फारसी पढ़ी है। इकबाल बोला, मैंने दादा जान से फारसी और उर्दू दोनों पढ़ी हैं। यहाँ तो स्कूलों से उर्दू और फारसी गायब होती जा रही है। ज्यादातर स्कूलों में मास्टर नहीं मिलते का बहाना बनाकर तलबा को गैर महसूस तरीके से इन जबानों से महरूम रखा जा रहा है। फिर वो हंसकर बोला, खैर मैं भी क्या बहस ले बैठा, आप खाना खाइए। खाने के बाद मैंने बर्तनों की पोटली बांध कर इकबाल को दी। कोने में रखी हुई सुराही से पानी पिया और पराल पर ढेर हो गया। इकबाल ने जाते हुए कहा, दरवाजा अंदर से बंद मत कीजिएगा। मैं बाहर से ताला लगा देता हूँ, इसलिए कोई इस कमरे में नहीं आ सकता। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक जागता रहा। मैं तो इन हालात में फिर भी सो लेता। मेरी जगह कोई और होता तो शायद अब तक नीम पागल हो गया होता। मैं क्या था और क्या बन गया। बाबा मुझे आला तालीम दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं CSS का इम्तिहान पास करूं और ठाठ से डिप्टी कमिश्नरी करूं, मगर अजल के बेरहम हाथों ने उन्हें इतनी मोहलत ही न दी। उसके बावजूद मैंने बाबा के ख्वाब को ताबीर देना चाही, मगर मैं नाकाम रहा। मुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए मेरी माँ वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। मैं कभी कभी हसरत से सोचता कि अगर बाबा मरने में इतनी उजलत न करते तो क्या होता। बाबा बहुत बड़े जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। दादा जान खान बहादुर मलिक सुल्तान अली इतनी जमीनों के मालिक थे कि सूबे के मुअज़्ज़ज़ीन में उनका शुमार होता था। बाबा को पढ़ने का शौक था, इसलिए दादा जान ने उन्हें ऑक्सफोर्ड में तालीम दिलवाई। उनके बरक्स मेरे ताया मलिक उस्मान खान को जमींदारी के सिवा किसी चीज में दिलचस्पी न थी। उन्हें मज़ारों पर हुक्मरानी का शौक था। दादा जान अक्सर फख्र से कहते थे, ओए रोब और दबदबा तो उस्मान का है, वो सही मानों में खान बहादुर मलिक सुल्तान का जानशीन है। इस अंग्रेजी पढ़ाई ने तो इरफान को तबाह कर दिया। ओए वो कम्मी कमीनों के साथ बैठ के खाना खाता है। बात असल में ये थी कि बाबा ने एक कम्मी की बेटी से शादी करके दादा जान के खानदानी वक्कार को खाक में मिला दिया था। उनकी नजरों में नाना जी कम्मी थे, क्योंकि वो मामूली कोचवान थे, तांगा चलाकर गुजर औकात करते थे। खैर यही सोचते हुए न जाने कब मुझे नींद आ गई। कोई जोर से चीख कर बोला, इकबाल। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। बाहर धूप निकल आई थी, क्योंकि रोशनदान से आने वाली धूप ने कमरे के फर्श पर एक मुस्ततील सा बना दिया था। वही चीखती हुई आवाज फिर सुनाई दी, इकबाल ये नाश्ता लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? इकबाल की आवाज आई, मैं छत पर बैठकर खुद नाश्ता करूंगा अनवार भाई, और खुली छत पर नाश्ता करने का लुत्फ ही और है। जवाब में अनवार की आवाज सुनाई दी, अजीब अजीब शौक हैं तुम दोनों भाइयों के। फिर जीना चढ़ने की आवाज आई। इकबाल शायद जीना चढ़कर ऊपर छत पर चला गया था। मैंने बढ़कर दरवाजे की एक झर्री से आंख लगा दी। मुझे दरमियाने कद और गठे हुए जिस्म का एक शख्स नजर आया। वो जवान आदमी था और खासे कीमती कपड़ों में मलबूस था। उसके हाथ में गैर मुल्की सिगरेट और खूबसूरत सा एक लाइटर दबा हुआ था। इंपोर्टेड चीजें वहाँ के लोगों की कमजोरी हैं। महंगे गैर मुल्की सिगरेट वहाँ स्टेटस सिंबल हैं। बाज छिछोरे सिगरेट का पैकेट हाथ में रखते हैं। अनवार अचानक मुड़कर मेरे कमरे के दरवाजे को घूरने लगा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के सामने आ ठहरा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
پھر اس نے مکروہ آواز میں پکارا، اقبال۔ اقبال اوپر سے چیخ کر بولا، آ رہا ہوں انوار بھائی۔ پھر وہ فوراً ہی نیچے بھی آ گیا۔ انوار نے پولیس والوں کے مخصوص انداز میں پوچھا، اس کمرے میں کیا ہے؟ اقبال نے جواب دیا، کچھ پرانا فالتو سامان اور کاٹ کباڑ بھرا ہوا ہے۔ انوار نے کہا، اسے کوئی استعمال تو نہیں کرتا؟ انوار کے اس سوال سے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ نہ جانے اسے کس بات سے شبہ ہوا تھا۔ اقبال بولا، یہ کمرہ کم ہی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی الہ آباد سے میرا کوئی دوست آتا ہے تو میں اس کمرے میں ٹھہرا دیتا ہوں، مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انوار نے ہنس کر کہا، پولیس والوں کو ہر وقت اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ پھر وہ نیچے جانے کے لیے زینے کی طرف چل دیا۔ میں نے سکون کا طویل سانس لیا۔ میں وہاں بہت بری طرح گھر کر رہ گیا تھا۔ اچھے میاں نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ اقبال سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ اگر انوار کو شبہ ہو جاتا تو وہ مجھے پکڑ کر انعام بھی حاصل کرتا اور اسے ترقی بھی ملتی۔ میں نے کیا بننا چاہا اور کیا بن گیا تھا۔ اماں اور نانا جی نے میرے مستقبل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پھر مجھے وہ وقت یاد آیا جب دادا جان نے مجھے اور اماں کو حویلی سے نکال دیا تھا۔ دل سے تو انہوں نے اماں کو کبھی قبول نہیں کیا تھا، بس بابا کی ضد سے مجبور ہو گئے تھے۔ بابا کی آنکھیں بند ہوتے ہی انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ دادا جان نے نفرت بھرے لہجے میں اماں سے کہا تھا، تو عرفان کو کھا گئی، اب کیا چاہتی ہے ہم سے؟ اب میں تجھے اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا، دفع ہو جا یہاں سے۔ دادا کی گرجدار آواز نے مجھے سہما دیا۔ اماں بولی، مگر بابا۔ دادا جان اتنی زور سے چیخے کہ انہیں کھانسی آ گئی۔ بکواس بند کر، اگر اب اپنی زبان سے مجھے بابا کہا تو زبان کھینچ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ تو 4 جماعتیں پڑھ کر سمجھتی ہے کہ ملکوں کی برابری کرے گی، نکل جا یہاں سے۔ انہوں نے اماں کو بری طرح دھتکار دیا۔ میری عمر اس وقت مشکل سے 7 برس ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دادا جان اماں پر ناراض کیوں ہو رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، دادا جان میں۔ جواب میں میرے منہ پر زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ چٹاخ کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ اس تھپڑ کی گونج نے پھر زندگی بھر میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ دادا جان نے میرا ہاتھ پکڑ کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں کمرے کے دروازے سے ہوتا ہوا برآمدے کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ میرا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے ہر چیز سرخ ہو گئی۔ پھر میری آنکھیں سر سے بہتے ہوئے خون کی وجہ سے بند ہونے لگیں۔ کسی نے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ اسی وقت گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی تھی۔ تانگا شاید گھر کے باہر ہی رکا تھا۔ میں نے اپنے کان باہر کی آوازوں پر لگا دیے۔ میں ذرا سے کھٹکے سے بھی اچھل پڑتا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آئی کہ میری ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی میری گرفتاری پر بھاری انعام تھا اور بھارت میں بھی۔ 2 دن پہلے میری فرد جرم میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے الہ آباد کے ایک بڑے پولیس افسر کو سرعام گولی مار دی تھی۔ یوں پولیس میرے خون کی پیاسی ہو رہی تھی۔ کئی افراد میرے اس جرم کے گواہ تھے۔ اچانک سیڑھیوں پر ایسی آوازیں ابھریں جیسے کوئی اوپر آ رہا ہو۔ اچھے میاں کی آواز آئی، کیا ضرورت تھی اسے اوپر آنے کی؟ اقبال نے کہا، میں سکندر بھائی کے لیے ناشتہ لایا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی اوپر آ گئے۔ اچھے میاں چونک کر بولے، تو پھر؟ اقبال نے کہا، پھر میں سیدھا اوپر والی چھت پر چلا گیا اور ان سے کہا کہ میں چھت پر ناشتہ کروں گا۔ اچھے میاں نے کہا، اس انوار سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ کمبخت صرف نام کا مسلمان ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اسی کمرے کے دروازے پر آ پہنچے جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ اچھے میاں نے کہا، دروازہ کھولو۔ تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی، پھر دروازہ آہستگی سے کھل گیا۔ اچھے میاں کمرے میں آ گئے تو اقبال دروازے ہی سے لوٹ گیا۔ اچھے میاں نے کہا، سکندر صاحب، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بتائے بغیر چلا گیا۔ اصل میں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، مجھے اقبال نے بتایا تھا کہ آپ 2-4 دن کے لیے گئے ہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولے، ہاں کام تو میرا وقت طلب تھا، مگر میں آپ کے خیال سے جلدی واپس آ گیا۔ وہ دراصل اب یہاں کے حالات بھی سازگار نہیں رہے، اس لیے میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ کہا، میں جانتا ہوں آپ کے کزن یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ شاید پولیس میں ہیں۔ اچھے میں نے آہستہ سے کہا، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شبے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ دکاندار فضل دین بھی آپ کے بارے میں کریت کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے خاندان پر کوئی آفت آئے۔ وہ بولے، مگر آپ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ اچھے میاں مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں نے کہا، اتنی وسیع دنیا ہے، کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ اچھے میاں پرخیال انداز میں بولے، ٹھہریں، مجھے کچھ سوچنے دیں۔ میں نے کہا، آپ پریشان مت ہوں، آپ نے پہلے ہی میری وجہ سے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، میں تو کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ اچھے میاں نے کہا، میں آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، آپ نے میری وجہ سے اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے تو میرا بھی تو کچھ فرض ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، میں کیا اور میری جان کیا، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جن کے نام سرخ روشنائی سے کاٹ دیے جاتے ہیں، جن کے مرنے پر جشن منائے جاتے ہیں، لوگوں کی ترقیاں ہوتی ہیں، انعامات ملتے ہیں،
मेरी फिक्र क्यों करते हैं आप? अच्छे मियाँ जज्बाती हो गए, बोले नहीं सिकंदर साहब, मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हूँ, मुझे जरा सोचने दें। दरवाजे पर खफीफ सा खटका हुआ तो मैं बुरी तरह भड़क गया। दूसरे ही लम्हे मुझे इकबाल का चेहरा दिखाई दिया। वो हमारे लिए चाय लेकर आया था। उसने अच्छे भाई को चाय का कप देते हुए कहा, भाईजान वो एहसान भाई आए हैं। अच्छे मियाँ ने चौंक कर उसे देखा, फिर बोले ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। उसके जाने के बाद अच्छे मियाँ कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बस आपका काम हो गया सिकंदर साहब। मैंने कुछ न समझते हुए कहा, मैं समझा नहीं। अच्छे मियाँ उठ खड़े हुए बोले, मैं बस अभी आता हूँ। उनका चेहरा किसी ख्याल के तहत दमकने लगा था। फिर वो बहुत उजलत में बाहर निकल गए।